टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांट चेंजेस। इसके पहले हमने संगठनात्मक परिवर्तन के जो कॉजेज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो स्टडी किए हैं। आज हम उसकी प्रोसेस को स्टडी करेंगे कि भाई जब जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में लाए जाते हैं तो उसकी जो कॉजेज होते हैं उसके साथ ही साथ एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। दैट मीन्स कि मेनी ऑफ द रीजंस आर देयर विच आर अफेक्टिंग द organization. That's why organization must have to accept the changes, but without a planned process it is impossible. एक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, एक नियोजित तरीके से प्रक्रिया को फॉलो करते हुए क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज लाए जाएंगे उनको मतलब बनाया जाता है कि भी प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से हमें जो चेंजेस हैं उन्हें एक्सेप्ट करना है। फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर होंगे उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। मैनी ऑफ द थिंग्स आर देयर, बहुत सारे फैक्टर्स, फोर्सेस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे चेंजेस के लिए क्या होते हैं, कहीं ना कहीं रिलेटेबल होते हैं, या उन सारे फैक्टर्स को और फोर्सेस को जो कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को प्रभावित करेंगे सभी को टाइम टू टाइम रेडी करना, सभी को ये एक्सेप्ट करवाना कि भाई वाई द चेंजेस आर अकरिंग एंड विच काइंड ऑफ बेनिफिट्स वी आर गेटिंग फॉर एक्सेप्टिंग दोज चेंजेस। उन परिवर्तन के बाद किस तरीके के बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे, दिस ऑल थिंग्स आर देयर। एंड ऐसे बहुत सारे कॉजेज, फैक्टर्स, फोर्सेस आर देयर विच आर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जो ऑर्गेनाइजेशन के चेंज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होंगे इनको एक प्रॉपर वे में, एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए क्या करवाना होगा, कंप्लीट करवाना होगा। सो यही वाली जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो हम हमारे आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। दैट इज़ द हाँ, एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम कि जब भी हम प्रोसेस पढ़ते हैं तो प्रोसेस को, प्रक्रिया को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमें पढ़ना होता है ना। एक के बाद एक स्टेप होती है, ऐसा नहीं कि थर्ड पॉइंट सेकंड पे आ गया, सेकंड पॉइंट फोर्थ पे आ गया, नहीं। व्हेनेवर यू आर राइटिंग द प्रोसेस और व्हेनेवर यू आर लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का आप प्रोसेस या प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं तो इट मस्ट बी फॉलोड स्टेप बाय स्टेप, है ना। एक एक स्टेप को आपको याद करना है और उसी सीक्वेंस में, ठीक है, उसी क्रोनोलॉजी में आपको उसको लिखना है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लांट चेंज। देखो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होते हैं उन चेंज के लिए भी प्लानिंग होती है कि किस तरीके से हमको इन चेंजेस को, जैसे इकोनॉमिक बदल गई या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बदल गई या इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही, तो ऑर्गेनाइजेशन पर का इसका इफेक्ट पड़ेगा। ये हम एक्सटर्नल चेंजेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कॉजेज़ में हम पढ़ चुके हैं। तो वो जो चेंज होगा ना, तो वो इस प्रक्रिया के थ्रू होगा, क्योंकि इकोनॉमी चेंज हुई है दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है मतलब चेंज आएगा संगठन में। तो वो जो चेंजेस होंगे वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हो, कोई भी रीज़न हो, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो भाई सारे चेंजेस इस पहले प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, उसी के बाद उनको एक्सेप्ट किया जाएगा और उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट stage, that is the identify the forces demanding change. Identifying the forces demanding change, that means first of all the top authorities are finding the reasons, ठीक है, जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं वो रीज़न मतलब बोले तो कारण पता करेंगी कि भाई किन डिमांड्स की वजह से ऐसी क्या मांगे हैं जिनके कारण हमें चेंजेस लाने होंगे, हमारे संगठन में हमें परिवर्तन करने होंगे। तो सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, जो भी मैनेजमेंट पीपल होते हैं, जो भी टॉप अथॉरिटीज़ होती हैं, दे ऑल आर फाइंडिंग द रीजंस बिहाइंड द डिमांड ऑफ चेंज, कि भाई किन मांगों के कारण परिवर्तन करना पड़ रहे हैं। इफ़ इकोनॉमिक कंडीशन चेंज, if employees behavior is change, if working condition is change, that's why people are demanding for the change। तो ये सारे reasons जो हैं वो जो टॉप
अथॉरिटीज़ हैं वो पता करेंगे कि भाई सबसे पहले तो हम कारण ढूंढें, है ना। कि कई बार होता है ना कि दो लोगों में अगर झगड़े हो जाते हैं तो बिना मतलब किसी एक डिसीजन पे पहुंचने के पहले उस झगड़े का कारण पता किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर एक रीज़न पता करेंगे कि वो चेंजेस के क्या कारण हैं, तब तो जाकर हम प्रॉपर वे में अगर चेंजेस लाने पड़ेंगे तो लाएंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, दैट इज द आइडेंटिफाई द फोर्सेस डिमांडिंग चेंज। नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ चेंज। नेक्स्ट थिंग, दे आर फाइंडिंग द नीड, कि भाई चेंजेस की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है संगठन में परिवर्तन का लाना। तो उस नीड को आइडेंटिफाई करना with the help of many type of questionnaires, personal interviews, etc. This type of things the authorities can be accept, है ना। उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके कि भाई क्वेश्चनर फिल करवा लिया, इंटरव्यू ले लिया, या पर्सनली आपने पूछताछ कर ली कि भाई इस तरीके के चेंज की रिक्वायरमेंट आपको क्यों लग रही है, या आप संगठन में परिवर्तन का क्या कारण है। तो अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, इंटरनेशनल मार्केट होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और कोई इंटरनल चेंजेस होते हैं, तो उन सभी की आवश्यकताओं को भी पहले क्या किया जाता है, ढूंढा जाता है कि भाई अगर चेंजेस आएंगे इंटरनली बेसिस पर भी, अगर चेंज आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी क्या आवश्यकता है। तो विद द हेल्प ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स एटसेट्रा, दे कैन फाइंड द नीड ऑफ चेंज। नेक्स्ट इज द रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। अगली स्टेप क्या आएगी कि जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना कि भाई जब डिमांड हो रही है, जब नीड पता की जा रही है, तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द प्रॉब्लम्स। कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ तो समस्याएं होंगी, तब हमें संगठन में चेंजेस लाने पड़ेंगे या हमें ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आफ्टर दिस identifying the need, the top management or the peoples of organizations are recognizing the problem. They are just identifying or recognizing the problem behind any situation, कि भाई जो भी स्थिति है उसके पीछे की क्या समस्या है, या उस प्रॉब्लम को पता करना कि जो भी रीजंस आ रहे हैं या जो भी डिमांड्स उठ रही हैं चेंजेस के लिए, तो उनके पीछे कोई ना कोई क्या होगी, समस्या होगी, तभी डिमांड की जा रही है चेंज लाने की। तो लाइक दैट रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। अगला है हमारा प्लानिंग द चेंज। और वेन एवर द पीपल्स आर एक्सेप्टिंग द चेंज, ठीक है, तो दे आर मेकिंग प्लान्स। वहाँ पर फिर प्लान्स क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं कि अच्छा चलो सब कुछ पता कर लिया, समस्या पता चल गई, डिमांड पता चल गई, आवश्यकता पता चल गई, अब भाई जब चेंज लानी है तो उसके लिए प्लानिंग की जाए। उसके लिए एक नियोजित ढंग से, एक प्री प्लान तरीके से सारी चीज़ें क्या की जाए, फॉलो की जाए। तो वहाँ पर आपको अब क्या करने होंगे, चेंजेस के रिगार्डिंग प्लान बनाने होंगे। जैसे मान लो 2 मिनट के लिए कि जीएसटी अभी रिसेंटली इंक्रीज हुआ है, तो जीएसटी जैसे ही इम्पोज किया गया पैकेज्ड फूड आइटम्स के ऊपर, है ना, या मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर जो पैक फॉर्म में मिलते हैं, तो जब उनके ऊपर जीएसटी लगाया गया, दैट मीन्स इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज। इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो चेंज हुई, है ना, आर्थिक नीतियों में बदलाव हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, जैसे नेस्ले मैगी का 5 रुपीज़ वाला पैकेट अब 7 रुपीज़ में कर दिया। तो इस तरीके से एक प्री प्लान तरीके से अब ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो इस चेंज को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जीएसटी इतना % लगा तो हमको 5 से 7 कर दें, हो सकता है 5 से वो 8 भी कर सकते थे, है ना, या कुछ मिनिमम अमाउंट वो बढ़ा सकते थे, बट 7 ही क्यों। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लानिंग, कि एक नियोजन किया गया होगा, एक प्लानिंग की होगी, तब जाकर उसका जो रेट है वो इतना इंक्रीज किया गया। नेक्स्ट वन इज द प्लानिंग change हो गया, doing force field analysis. Now they are finding the fields behind the forces are to be implemented, कि ऐसे कौन से फोर्सेस हैं, ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें एक्सेप्ट करने होंगे, जो हमें अपनाने होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, कि किन किन ऑर्गेनाइजेशन भाई प्रोडक्शन पर इसका असर पड़ेगा या एडवर्टाइजिंग पर इस चेंज का असर पड़ेगा। तो डूइंग फील्ड फोर्स फील्ड एनालिसिस, कि जिन जगहों पर
आपको क्या करना है, जिन फील्ड्स पर आपको चेंजेस करना है वहाँ का एनालिसिस किया जाए। अगर प्रोडक्शन से रिगार्डिंग कोई चेंज हो रहा है, अगर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कोई चेंज हो रहा है, तो द पीपल विल एनालिसिस ऑफ सच काइंड ऑफ फील्ड्स। उन फील्ड्स का एनालिसिस होने के बाद ही फिर क्या होगा, जो भी चेंजेस होंगे वो लगाए जाएंगे। अगला है इम्प्लीमेंटिंग द चेंज। अब अगला जो स्टेज आता है कि भाई आपने फोर्स फील्ड एनालिसिस कर दिया, डिमांड हो गया, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजिंग हो गया, एवरीथिंग इज टू बी डन इन द प्रीवियस स्टेजेस, नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंटिंग द चेंज। अब इस चीज़ का समय आ गया है जब हमें चेंजेस को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, क्रियान्वयन करना है उन चेंजेस का। मतलब जो भी बदलाव हमें ऑर्गेनाइजेशन में लाने हैं उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा कि भाई आज से ये नीतियाँ हैं, आज से इन पॉलिसीज़ के साथ काम करना है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया मॉडर्न एडवांस मशीनरी आया है, इंस्टॉल किया गया है, तो भाई अब इस तरीके से काम होगा। अब टाइमिंग चेंज हो गया है, अब इस टाइमिंग से अनुसार काम करना होगा, अब इतना प्रोडक्शन करना होगा, इतनी मार्केटिंग करनी होगी, इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने होंगे। लाइक ऑल थिंग्स आर टू बी चेंज, जो यहाँ से यहाँ तक हमने किया। और इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस में अब हम उन चीज़ों को क्या करने जाएंगे, इम्पोज करने जाएंगे, अब उनको स्टार्ट करने जाएंगे, उनका क्रियान्वयन होगा कि जो भी चेंजेस अब आपने लाए हैं आज से उनको स्टार्ट करो। जैसे होता है ना कि कई स्टूडेंट्स स्कूल टाइम में आप में से कुछ बच्चों ने किया होगा कि अपने एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया होगा मॉर्निंग में उठने से लेकर रात तक सोने का, कि भाई एग्ज़ाम, मतलब मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो स्कूल एग्ज़ाम टाइमिंग के पहले ये सारी चीज़ें करते हैं, है ना, कि सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद से रात में सोने तक का एक टाइम टेबल अपना खुद से बनाते हैं और उसे ट्राई करते हैं कि कल से मैं इसे फॉलो करूँगा। तो वो जो कल से इसे फॉलो करने वाला जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें जब हम चेंजेस में पढ़ते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन का यही मतलब होता है कि जब सारी चीज़ें आपने एक्सेप्ट कर ली, नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट इट। अब उसको करके देखने की आवश्यकता है कि भाई जो हमने चेंजेस लाए हैं वो किस हद तक सक्सेसफुल है, और उसका आंसर आपको मिलता है लास्ट स्टेज में, दैट इज़ द रिव्यू एंड फॉलोअप। अगली लास्ट स्टेज क्या होती है, रिव्यू एंड फॉलोअप। विच काइंड ऑफ चेंजेस यू आर इम्प्लीमेंटिंग अमंग द ऑर्गेनाइजेशन, एट द फाइनल स्टेज यू आर टेकिंग द फॉलो अप, कि भाई जो भी चेंजेस आपने इम्पोज किए हैं, जो भी चेंजेस आपने इम्प्लीमेंट किए हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, सॉरी उनका क्या रिज़ल्ट है ना, उनसे आपको कितने अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, जो भी चेंजेस आपने लाए हैं उसका आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइंग और नॉट। हाँ, इसमें एक चीज़ और थी कि अनफ्रीजिंग नाम की एक चीज़ होती है। अनफ्रीजिंग में क्या होता है कि इट्स a process through which creating awareness among the members of the organization regarding the changes। वहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनको अवेयर करने के लिए कि भाई ये जो बदलाव लाएंगे इनके लिए एक जागरूकता फैलाने के लिए संस्था में अनफ्रीजिंग नाम की एक चीज़ होती है संगठन में, कि जिससे लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की आवश्यकता है। रिफ्रीजिंग भी होता है उसी तरीके से। तो लास्ट में आपको बता रही थी रिव्यू एंड फॉलोअप, जिसका मोटिव यही होता है कि जो भी आपने चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया है उनके कैसे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम न्यू चेंजेस के कारण एम्प्लॉयज़ को या किसी को भी फेस करनी पड़ रही है तो जल्द से जल्द उसका क्या किया जाए, सॉल्यूशन किया जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्लांट चेंज। देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जब भी चेंजेस लाए जाते हैं, जब भी संगठन में परिवर्तन होते हैं, रीज़न चाहे कोई भी हो, वो आंतरिक रीज़न कारण हो या वो बाह्य कारण हो, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो रहे हैं या चेंजेस लाने की आवश्यकता है, तो ये चेंजेस एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हमने सोचा, एम्प्लॉयज़ ने सोचा, मार्केट में हुआ, इसलिए हम एकदम से चेंज कर देंगे, ऐसा इतना आसान नहीं होता इतने बड़े संगठन में कोई नया बदलाव लाना। वो सब एक प्री प्लान तरीके से होता है। If the organization is not follow some specific stages regarding the
changes, so maybe they can fallen down in the market or in the survival of the in the market के सर्वाइवल में उनको हो सकता है कि वो फेल हो जाए या उनको जितना एक्सपेक्टेड उनका सक्सेस था, प्रॉफिट था, वो ना मिले. सो बिहाइंड every changes among the organization, a process is to be followed by the management. मैनेजमेंट के थ्रू एक प्रोसेस को फॉलो करके ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है, संगठनात्मक परिवर्तन जो है वो लाया जाता है. वो कोई भी छोटा रीज़न हो या उस चेंजेस लाने के पीछे कोई एक बड़ा कारण हो. एवरी रीज़न is making the changes in organization with the full and pre-planned process. Okay, so this topic is now complete.